हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बेबी हालदार की रचना आलो अंधारी का सारांश जानने की कोशिश करेंगे। आलो अंधारी यानी अंधेरे का उजाला। और जो इस पाठ की लेखिका हैं बेबी हालदार, यह उनकी अपनी आत्मकथा है जो उनके जीवन के अनगिनत संघर्षों को बयां करती है। इस किताब की और एक खास बात यह है कि यह किताब मूल रूप से बंगला भाषा में लिखी गई है, लेकिन बाजार में इसकी पहली प्रति हिंदी में छपकर आई। इस किताब के हिंदी अनुवादक प्रबोध कुमार जी हैं। बच्चों, बेबी हालदार का जो जीवन था वो काफी कठिनाइयों भरा रहा। उनका जन्म जम्मू कश्मीर में हुआ था, लेकिन उनका विवाह मात्र 13 वर्ष की अवस्था में उनसे दोगुनी उम्र बड़े व्यक्ति के साथ कर दिया गया, जिस कारण उन्हें अपनी पढ़ाई केवल 7वीं कक्षा में ही छोड़नी पड़ी। उनके पति उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव करते थे, इसीलिए उन्होंने 12-13 वर्ष अपने पति के साथ बिताने के बाद उनका घर छोड़ दिया और अपने तीनों बच्चों के साथ दुर्गापुर से फरीदाबाद आकर रहने लगे। कुछ समय फरीदाबाद रहने के बाद वे गुड़गांव आकर एक किराए के मकान में अपने तीनों बच्चों के साथ रहने लगी। अब वे दिन भर काम की तलाश में इधर उधर भटकती थी। वे अपने मिलने जुलने वालों से और अपनी जान पहचान वालों से भी अपने लिए काम ढूंढने को कहती और स्वयं भी अपने लिए काम ढूंढने का हर संभव प्रयास करती। दिन भर काम ढूंढने के बाद जब वे थकी हारी शाम को घर लौटती तो आस पड़ोस की औरतें उनसे काम के बारे में पूछती और काम न मिलने पर उनका हौसला भी बढ़ाती थी। उन्हें हर वक्त अपने तीनों बच्चों की, घर के खर्चों की व किराए की चिंता खाए जाती थी। उनके घर के आसपास के लोग उनसे उनके पति के बारे में तरह तरह के सवाल करते थे। ऊपर से मकान मालिक की रोज की किसकिस उन्हें सुननी पड़ती थी। एक दिन सुनील नाम के एक युवक की मदद से उन्हें एक घर में नौकरानी का काम मिल गया, जिसके मकान मालिक बहुत ही सज्जन उदार स्वभाव के व्यक्ति थे। लेखिका अब रोज सवेरे उनके घर पर आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर वापस अपने घर जाकर अपने बच्चों की देखभाल में अपना समय बिताती थी। इस बीच ज्यादा किराया होने के कारण उन्होंने अपना पुराना घर भी बदल लिया और थोड़े सस्ते नए घर में आकर रहने लगी। उन्हें सदैव अपने बच्चों के भविष्य की चिंता सताए जाती थी, इसीलिए वे अक्सर अपने नए मालिक से किसी और जगह भी काम दिलाने को कहती ताकि उनका घर खर्च आराम से चल सके। नए मालिक को जब लेखिका के दिन भर के कामकाज व जीवन के बारे में पता चला तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ और वे लेखिका से हमदर्दी रखने लगे। लेखिका का कामकाज व व्यवहार देखकर नए मालिक उन्हें अपनी बेटी की तरह मानने लगे और लेखिका भी उन्हें तातुस कहकर बुलाने लगी। अब तातुस लेखिका का बहुत अधिक ध्यान रखने लगे। जब भी लेखिका पुस्तकों की अलमारी की साफ सफाई करती तो वह पुस्तकों को बड़ी उत्सुकतावश देखने लगती थी। उनकी पुस्तकों में रुचि देखकर तातुस उन्हें पढ़ने लिखने के लिए उत्साहित करने लगे और तरह तरह की किताबें उन्हें पढ़ने को देने लगे। एक दिन तातुस ने लेखिका को एक कॉपी और पेन लाकर दी और उनसे कहा कि वे समय निकालकर इसमें रोज कुछ न कुछ अवश्य लिखा करें। उन्होंने लेखिका को अपने जीवन की कहानी लिखने के लिए भी प्रेरित किया। समय की कमी के कारण हालांकि उनके लिए लिखना संभव नहीं था, लेकिन तातुस के कहने पर वे रोज उस कॉपी में कुछ न कुछ लिखने लगी। धीरे धीरे यह उनकी आदत में शामिल हो गया। लेखिका को अपने किराए के घर में बाथरूम व पानी की असुविधाओं का सामना भी करना पड़ता था और कभी कभी देर से घर पहुंचने पर मकान मालिक के सवालों का भी जवाब देना पड़ता था। लेखिका बेबी हालदार के पति उनके साथ नहीं रहते थे, इसीलिए लोग लेखिका से उनके पति के बारे में तरह तरह की बातें पूछते रहते थे। कुछ लोग लेखिका से छेड़खानी करने की भी कोशिश करते तो कुछ लोग उनके घर में जबरदस्ती घुस आते थे, लेकिन लेखिका इन सभी बातों को भूलकर तातुस के घर में मन लगाकर काम करती थी। तातुस अक्सर उनसे उनकी पढ़ाई व अन्य परेशानियों के बारे में बात करते थे। तातुस ने अपने मित्रों को भी लेखिका व उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताया था।
एक दिन लेखिका जब अपने काम से घर वापस लौटी तो उनका किराए का घर टूट चुका था। वे सारी रात अपने बच्चों व घर के सामान के साथ खुले आसमान के नीचे बैठी रही। इस मुसीबत के वक्त भी उनके आसपास ही रहने वाले उनके भाइयों ने उनकी कोई मदद नहीं की, लेकिन तातुस को जैसे ही इस बात का पता चला तो उन्होंने लेखिका को अपने घर में ही एक कमरा रहने को दे दिया। अब लेखिका व उनके बच्चे तातुस के घर में आकर ही रहने लगे। तातुस भी उन सभी का बहुत अधिक ध्यान रखने लगे। लेखिका का बड़ा लड़का किसी और जगह काम करता था जिसका 2 महीने से कोई अता पता नहीं था, इसीलिए वे अक्सर उदास रहने लगी। तातुस ने उनके बड़े लड़के को ढूंढकर उनसे मिलवाया। कुछ समय बाद उन्होंने उसे एक अच्छी जगह पर काम भी दिलवा दिया। तातुस हमेशा लेखिका को लिखने पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने लेखिका द्वारा लिखे गए कुछ लेख अपने मित्रों को भी दिखाए। इसके बाद उनके मित्र भी लेखिका को लिखने के लिए प्रेरित करने लगे। इसी बीच तातुस के छोटे बेटे अर्जुन के 2 मित्र भी उनके घर आकर रहने लगे। घर के सभी सदस्यों का व्यवहार लेखिका के लिए बहुत अच्छा था, इसीलिए लेखिका भी घर के सभी काम खुशी खुशी करने लगे। लेखिका को किताब पढ़ना, अखबार पढ़ना और कुछ न कुछ लिखते रहना बहुत अच्छा लगने लगा था। धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन में घटी सभी घटनाओं को लिखना शुरू कर दिया। तातुस के एक मित्र, जिन्हें लेखिका जेठू यानी पिता के बड़े भाई कहकर संबोधित करती थी, उन्होंने आशापूर्णा देवी जी का उदाहरण देकर उनका हौसला बढ़ाया। एक दिन अचानक लेखिका के पिता भी उनसे मिलने आए। उन्होंने लेखिका को उनकी मां के निधन के बारे में बताया। लेखिका काफी देर तक अपनी मां की याद में रोती रही। लेखिका चिट्ठियों के माध्यम से तातुस के कोलकाता के मित्र जेठू व शर्मिली दी व दिल्ली के मित्र रमेश बाबू के साथ संपर्क में रहने लगी। लेखिका को यह सुनकर आश्चर्य होता था कि उनकी लिखी रचनाओं को लोग पसंद करने लगे हैं। तातुस की दरियादिली व सहायता के कारण अब लेखिका का पूरा जीवन ही बदल गया था। अब वो एक साधारण घरेलू नौकरानी से लेखिका बन चुकी थी। उनका बड़ा लड़का घर के पास ही नौकरी करने लगा था और दोनों छोटे बच्चे स्कूल जाने लगे थे। आखिरकार एक दिन लेखिका की लिखी एक रचना पत्रिका में छप गई। पत्रिका में उनकी रचना का शीर्षक आलो अंधारी बेबी हालदार था, जिसे देखकर लेखिका की खुशी का ठिकाना न रहा। वह दौड़कर तातुस के पास पहुंची और उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। तो बच्चों, ये था आलो अंधारी पाठ का बहुत ही सरल शब्दों में सारांश। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप इसी पाठ के सारांश को और विस्तार पूर्वक देखना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट keepinspiringme.in में विजिट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दे दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।